हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसी पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। मैं आपका एजुकेटर, मैं आपका मेंटर, मैं आपका टीचर, मैं आपका गुरु आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 का दम जो सीरीज चल रही है उसका लास्ट हमारा सीरीज का जो क्राइटेरिया है वो आज हम लोग फुलफिल कर लेंगे। और 20 का दम में 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें से 20 लाने के लिए पूरी ताकत हम लोगों ने लगा दी है। पहले के हम लोग ऑलरेडी 3 जो सीरीज के अलग सेशंस थे वो अटेंड कर चुके हैं। ये चौथा और आखिरी सेशन है जिसको तहे दिल से हमें पढ़ना है और प्रिपरेशन पूरे तहे दिल से करनी है, क्योंकि अगर ईमानदारी नहीं रखेंगे तो मार्क्स हमारे कम हो जाएंगे। इसीलिए ये सीरीज बनाई गई है ताकि आपके पूरे ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वेदर इट इज फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इधर फ्रॉम द इकोनॉमिक्स, जहां से भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं उन सारे के टारगेट जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं उन सारे टॉपिक्स को यहां कवर किया गया है। इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन और ऑप्शन के अलावा यहां पे जितने भी ऑप्शंस दिए जाते हैं उन सारे ऑप्शंस को भी कवर किया जाता है और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की तैयारी भी यहीं पे की जाती है। 2 मार्क्स का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, 3 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, वो भी लगभग टॉपिक यहां पे शेयर कर लिए जाएंगे दोस्तों, जिससे कि हम लोग एक ही बाण से बहुत सारे चीजों को टारगेट कर सकते हैं। मतलब कि सिंगल अगर हम लोग यहां पे गन चलाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे। तो चलिए आज हमारी ये सीरीज का जो आखिरी हमारा पड़ाव है वो भी हम लोग यहां पे क्रॉस करेंगे और हम लोग यहां पे बहुत अच्छे से समझदारी के साथ पूरे क्वेश्चंस को इत्मीनान से समझेंगे, पढ़ेंगे और जो एनालिसिस होगा उसको भी ध्यान से सुनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी का स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। चलिए तो क्लास 10 सोशल साइंस 20 का दम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये दोस्तों यहाँ पे ये पूरे सीबीएसई के ही क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं लिए गए। ठीक है भाई, और आपको पता है कि इस बार जो क्वेश्चन आने वाले हैं मेनली वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के आने वाले हैं। तो फोकस करके आप इकोनॉमिक्स का जो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो एक एक लाइन, एक एक वर्ड बहुत सोच समझ के पढ़े और याद करें। पॉलिटिकल साइंस का एक एक वर्ड, एक एक क्रोनोलॉजी में जो भी ईयर आ रहे हैं उन सबको बहुत अच्छे से याद करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, वॉज अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन, जिसमें कि सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन जो है वो वुमेन्स के लिए दिया गया है, जो कि अमेंडेड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में इन 1992। तो 1992 जैसे ही दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा कहानी जो है, सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन का आ जाना चाहिए, है ना भाई। डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम आएगा तो सारी चीजें आपसे बनने लगेंगी, है ना भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई, इसका हम लोग ब्रीफिंग समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर पे आएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन की। इस डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों यहां पे डिवीजन ऑफ पावर। अब ये डिवीजन ऑफ पावर जो है आज तक के हमारे यहां पे 2 टीयर में करी गई थी, जिसमें जो पहला टीयर है वो होती है यूनियन गवर्नमेंट, जिसके काम करने के लिए बनाई गई है दोस्तों यूनियन लिस्ट। और इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट डाले गए थे उस समय 97 सब्जेक्ट्स डाले गए थे। ठीक है भाई, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये पहली बात हो गई। चलिए हम लोग दूसरी बात करते हैं। दूसरी जो है वो है टीयर 1 के बाद हम लोग बात करेंगे टीयर 2 की, जिसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म में। और हर स्टेट गवर्नमेंट जो है एक वेलफेयर गवर्नमेंट बनाना चाहती है और यहां पे इस स्टेट लिस्ट में लिए गए टोटल 66 सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, चलिए तीसरी जो लिस्ट आती है, तीसरे जो टीयर आता है उस टीयर को हम लोग बोलेंगे यहां पे दोस्तों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रूरल एरियाज में इसको कहा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन एरिया में दोस्तों इसको कहा जाता है म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है भाई, चलिए एग्जाम में जो बात पूछी जाने वाली है वो मैं और बता दूं आपको यहां पे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 के थ्रू जोड़ा गया, जिसमें हम लोगों ने रूरल एरिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया। अर्बन एरियाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू यहां पे जोड़ा गया दोस्तों, यहां पे म्युनिसिपैलिटीज को। ठीक है भाई, यहां तक के कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। ठीक है भाई, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डिवीजन ऑफ पावर होता है, जो हमारे यहां वर्ल्ड में सबसे यूनिक है। ठीक है भाई, चलिए ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए तो मूव करते हैं हमारे अब क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्रिप्शन खत्म होने के बाद क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि 1992 में अमेंडमेंट होता है उसमें, और उसमें रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स की बात करी जाती है। और ये रिजर्वेशन कितना होगा दोस्तों, कितनी सीट्स का होगा? तो पहली बात मैं आपको बता दूं, 33% सीट्स रिजर्व या 1/3 सीट्स रिजर्वेशन की बात होती है। किसमें? वो होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो क्या लोकसभा में अभी अभी पुट करा गया है बिल, और 2026 के बाद वुमेन्स का रिजर्वेशन यहां पे भी होने वाला है। ठीक है, 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू यहां पे लोकसभा में भी अब वुमेन्स के लिए 1/3 सीट जो है दोस्तों रिजर्व होने वाली है। ठीक है, राज्यसभा में ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होता ही नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होने के साथ साथ यहां पे हर 2 साल में यहां पे 1/3 लोगों को रिटायर किया जाता है। मतलब इन लोगों का टेन्योर जो हो गया वो टोटल मिला के हो गया भैया 6 इयर्स। एग्जाम में याद रखिएगा कि राज्यसभा के मेंबर जो कि यहां पे अपर हाउस के जितने भी मेंबर है उनका जो टेन्योर है दोस्तों वो 6 साल होता है। ठीक है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स का रिटायरमेंट होता है। ठीक है, राज्यसभा अपने आप में एक परमानेंट हाउस है, ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब बोलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब हो गया स्टेट असेंबलीज। अब स्टेट असेंबलीज में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया है कि 1/3 सीट जो है रिजर्व करना है अभी वुमेन्स के लिए, बट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन 1992 के बाद ये प्रोविजन आ गया है कि हम लोगों को 1/3 सीट जो है रिजर्व करना है रूरल एरिया में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, और अर्बन एरियाज में, म्युनिसिपैलिटीज में। ठीक है भाई, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अब डिस्क्रिप्शन के बाद तो आपको याद हो ही गया होगा, तो पंचायत इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन की हम लोग बात करते हैं। अगर एग्जाम में ये लिखने के लिए आ गया तो हम लोगों को क्या लिखना है दोस्तों, ये हम लोग समझते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो यहां कहा गया इन 1992 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई रिपीट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहां पे जोड़ा गया था। ठीक है भाई, चलिए which introduced a system of reservation for women in the local self government। एक सिस्टम बनाया गया जिसमें वुमेन्स के रिजर्वेशन की बात करी गई। ठीक है, इंक्लूडिंग पंचायत, विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहां तीनों जगह की बात हो रही है दोस्तों, विलेज पे भी, इंटरमीडिएट लेवल पे भी मतलब ब्लॉक और तहसील लेवल पे भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब तीनों ही लेवल पे यहां पे रिजर्वेशन होगा। दिस अमेंडमेंट मैंडेटेड दैट 1/3 ऑफ द सीट, जो भी सीट्स है वहां की 1/3 सीट्स में यहां पे सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही जो है यहां पे अपने जो है सीट को रिजर्व रख सकती है। ठीक है भाई, चलिए पंचायत कैन बी रिजर्व फॉर वुमेन एंश्योरिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द लोकल गवर्नेंस। और लोकल गवर्नेंस में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेशन रेट बढ़े, इसीलिए 1/3 सीट जो है वुमेन्स के लिए यहाँ पे रिजर्व करी गई। ठीक है भाई, चलिए सो इट इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द, क्या डिस्क्रिप्शन है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन का, और दूसरा यहां पे वुमेन्स के रिजर्वेशन का। ठीक है भाई, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, एजुकेशन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। एजुकेशन जो किसी एक लिस्ट में आता है वो कौन सी लिस्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोगों को ये पता है सर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो फेडरलिज्म में यहां पे कैसे हम लोग बता सकते हैं कि इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके काम जो है प्रॉपर्ली डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे यूनियन लिस्ट में इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के समय डाल दिए थे 97 सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, अब स्टेट लिस्ट में कितने डाल दिए गए थे दोस्तों, यहाँ पे 66 सब्जेक्ट्स। ठीक है भाई, चलिए कॉन्करेंट लिस्ट में कितने डाले गए थे, 47 सब्जेक्ट्स।
चलिए अब ये जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे जनरली रूल बनाने का काम, इसको यहाँ पे कंट्रोल करने का काम जो होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का। किसका होता है दोस्तों? यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है, बात याद रहेगी यहाँ पे। चलिए तो ये बोलता है कि एजुकेशन किस में आना चाहिए? एजुकेशन में स्टेट और यूनियन दोनों ही मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास CBSE तो है ही, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो है ही, बट हमारे साथ MP बोर्ड, हमारे साथ UP बोर्ड, हमारे साथ बिहार बोर्ड, ये भी तो सारा काम कर रहा है, मतलब कि पर्टिकुलर स्टेट का बोर्ड और दूसरा सेंट्रल बोर्ड जो है दोनों मिलके काम कर रहे हैं। इसीलिए इस काम को करने के लिए दोनों ही गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की। इसीलिए एजुकेशन को लिया गया है जनरली कॉन्करेंट लिस्ट में। किसमें लिया गया दोस्तों? यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है भाई, यहां तक के किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए इसके डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं और आंसर आप लोगों को क्लियर हो चुका है, कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन आएगा। ठीक है भाई, चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट किस शेड्यूल में आती है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट 3 में आती है, शेड्यूल 7 है। कौन सा? शेड्यूल 7 में लिस्ट 3 में यहाँ पे एजुकेशन को इंक्लूड किया गया भाई यहाँ पे। चलिए तो कॉन्करेंट लिस्ट जो कि लिस्ट 3 का पार्ट है जिसमें एजुकेशन को यहाँ इंक्लूड किया गया। This means that both union and state government can make laws regarding education। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पे लॉ को बनाने का काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। ठीक है भाई। हाउएवर इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर मान लेते हैं किसी बात पे यहाँ पे एग्री नहीं होती है स्टेट गवर्नमेंट, तब भी यहाँ पे जो सारा पावर है वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में प्रिवेल होगा। ये बात याद रखनी है। इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट द फाइनल एंड द लास्ट डिसीजन इज गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, कहता है रीड द आर्ग्यूमेंट्स गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पावर शेयरिंग दिमाग में बैठा हुआ है, 2 कंट्रीज की बात करी गई थी, पहले बेल्जियम की और दूसरी यहाँ पे श्रीलंका की। बेल्जियम में पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो एकोमोडेशन वाला सिस्टम था और जो श्रीलंका में सिस्टम था वो मेजॉरिटेरियनिज्म सिस्टम था। ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे बोलता है कि पहला जो आर्ग्यूमेंट है, रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ बायस। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बायस्ड सिस्टम होता है, मतलब एक का सपोर्ट करना एक का सपोर्ट नहीं करना, तो क्या यहाँ पे रिड्यूस करा गया था बायसनेस को? हाँ बिल्कुल, बायसनेस को रिड्यूस किया गया था। इसके लिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 1970 से लेकर 1993 तक के 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किए थे। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक स्पेशल टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई थी ऑन द बेसिस ऑफ जर्मन्स, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंच एंड ऑन द बेसिस ऑफ डच। ठीक है, इनका जो बेस रहेगा कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने का वो रहेगा CEL, मतलब कल्चरल बेसिस, एजुकेशनल बेसिस और द लैंग्वेज बेसिस। ठीक है भाई। दूसरा ये बोलता है बैरिकेड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर मान लेते डिसीजन मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली और स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, तो यूनिटरी यहाँ पे डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता, मतलब मेजॉरिटी आएगी तो ही डिसीजन लिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे बैरिकेड्स लाए गए थे। ठीक है। एकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज, क्या यहाँ डाइवर्सिटी की बात करी गई थी। इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पावर। अब यहाँ पे क्या पार्टिसिपेट करने के लिए बात करी गई थी, यहाँ पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया गया था कि ताकि पीपल जो है वो यहाँ पे पावर में आ जाए। तो हमारे पास ऑप्शन जो है बहुत सारे दिए गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे डाइवर्सिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जुड़ने के। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो है दोस्तों यहाँ पे सही है। एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, ये लोग तो यूनाइट होने की बात कर रहे थे। ठीक है भाई। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ बायस को हम लोग समझते हैं। Power sharing ensures that different groups, regions or communities are represented which can reduce the bias in decision making and promote fairness। ठीक है, तो यूनिटी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये लोग जुड़ने की बात कर रहे हैं, किसी भी तरीके से यहाँ पे ये टूटने की बात नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरा, एकोमोडेट डाइवर्सिटीज का मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग हेल्प इन एकोमोडेटिंग द डाइवर्स कल्चर। अब यहाँ पे बेल्जियम में तो ये लोग जुड़ना चाहते थे, बट यहाँ पे डाइवर्सिटी आ रही है, मतलब लोग अलग अलग तरीके से भगना चाहते हैं या टूटना चाहते हैं, या कल्चर के बेसिस पे डाइवर्सिटीज होगी, रिलीजन के बेसिस पे डाइवर्सिटीज होगी, एंड सोशल ग्रुप विद इन अ कंट्री लीडिंग टू ग्रेटर हार्मनी और इंक्लूसिविटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रेटर हार्मनी की भी बात करी गई। ठीक है, इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पावर, इट अलाउ मोर पीपल टू इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें कहा गया है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इन्वॉल्व होंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, विच फॉस्टर्स अ मोर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसके कारण जो सोसाइटी है वो बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहती होगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा ज्योग्राफी का आता है। क्या कहता है इसमें?
चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर इन परसेंटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नीज। तो मैग्नीज के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा रोल किसका है, किस स्टेट का है, इसमें प्रोडक्शन में किसका है सबसे ज्यादा यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, या एक्सकवेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट है इन इंडिया फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ हम लोग को बताना है। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा। फिर सेकंड ऑप्शन बोलता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटका। हम ये बता दें आपको कि मैग्नीज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो सी और डी ऑप्शन को तो मैं हटा देता हूं, अब बचता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए और बी ऑप्शन। तो ए और बी ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटका। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम लोग यहाँ परसेंटेज की अगर बात करते हैं मैग्नीज के प्रोडक्शन की, तो वो कहां पे ज्यादा होता है, तो मध्य प्रदेश में अराउंड 40% होता है पूरा मैग्नीज प्रोडक्शन इंडिया का। दूसरा, महाराष्ट्र में लगभग 25% होता है, उड़ीसा में 20% होता है, कर्नाटका में लगभग 10 से 12% जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है मैग्नीज। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और मैंने आप लोगों से कहा है डैम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है और पूछा जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो बोला जाता है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करिए, जो नहीं आ रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है वो यहाँ पे हटा देंगे हम लोग। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोगों को ये पता है सरदार सरोवर जो है नर्मदा रिवर पे है, बिल्कुल सही बात कही गई है। तो सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है गुजरात में वो यहाँ नर्मदा रिवर पे है। हीराकुड जो है वो ताप्ती पे नहीं है, भाखरा नांगल हिमाचल प्रदेश में है, और जो नागार्जुन सागर है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है भाई, चलिए अब ये हीराकुड डैम जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, तो वो है महानदी पे। किस स्टेट में है सर, वो उड़ीसा में है। ठीक है भाई, मतलब कि हमारा फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और यहाँ पे फोर्थ भी सही है। ठीक है, और गलत क्या है, सिर्फ सेकंड, मतलब सेकंड जहां जहां है वो हम लोग काट देते हैं भाई। चलिए सेकंड यहाँ पे भी है, काट देते हैं। ओके, मतलब आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे सी आंसर होना चाहिए। डैम का एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है यहाँ पे सही है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट दी गई है इसमें, दे आर असर्शन एंड द रीजन। असर्शन को मैं क्वेश्चन मान लेता हूं, रीजन को मैं आंसर मान लेता हूं। ठीक भाई, रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन हमें बताना है। असर्शन बोलता है द फेमस चिपको मूवमेंट, अब दिमाग में आ जाना चाहिए, चिपको मूवमेंट जो है टेहरी गढ़वाल में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि वहां पे अनवांटेडली डिफॉरेस्टेशन वहां पे किया जा रहा था। In the Himalayas successfully resisted deforestation in several areas, चिपको मूवमेंट इसलिए किया गया था ताकि हिमालयाज वाले जो एरिया है वहां पे डिफॉरेस्टेशन को किसी भी तरीके से रोका जा सके। ठीक है भाई, नंबर 2 इसका जो यहाँ पे रीजन देता है, बोलता है थ्रू दिस कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन कैंपेनिंग विथ इंडिजीनियस स्पीसीज वाज मेड एनॉर्मसली सक्सेसफुल, मतलब कि यहाँ पे ये कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, और इसके कारण बहुत सारी जो इंडिजीनियस स्पीसीज थी उसको भी यहाँ पे सेव करने में मदद मिली। ठीक है, तो यहाँ पे सेव करने में मदद तो मिली, बट चिपको मूवमेंट का डायरेक्टली जो है लेना देना यहाँ पे इंडिजीनियस स्पीसीज से नहीं था, उसका मेन लेना देना ये था कि मुझे पेड़ों को कैसे भी करके बचाना है। ठीक है, इंडिविजुअली देखा जाए तो रीजन सही है, बट यहां पे चिपको मूवमेंट से रीजन जो है वो यहां पे कनेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहां पे ए और आर इंडिविजुअली सही है, बट आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोस्तों यहां पे नहीं है, तो आंसर ए जो है बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए दर्शन की बात करते हैं हम लोग यहां पे। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि चिपको मूवमेंट किसने किया था और चिपको मूवमेंट हुआ कहां था। चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं चिपको मूवमेंट की भाई। चिपको मूवमेंट में पेड़ों को गले लगा लिया गया था, ताकि वो कह रहे थे कि हमें पहले काटा जाएगा, उसके बाद ही पेड़ को हम लोग काट सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए चिपको मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले थे भाई सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये बात है टेहरी गढ़वाल की। ठीक है भाई, चलिए ऐसा ही एक मूवमेंट साउथ इंडिया में हुआ था, जिसको हम लोग जानते हैं अपीको मूवमेंट नाम से। ठीक है भाई, चलिए इसको करने वाले थे पांडुरंगा हेगड़े।
ठीक है, ये दो डिस्क्रिप्शन को याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट क्या था? चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज वाज इंडीड सक्सेसफुली इन रेजिस्टिंग डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए मेनली यहाँ पे चिपको मूवमेंट किया गया था। इट इन्वॉल्व्ड लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन और जुड़ जाता है कि 1988 में यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज के हेल्प से उड़ीसा में स्टार्ट होता है दोस्तों जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकल कम्युनिटीज की हेल्प से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कहां स्टार्ट किया गया था? वो उड़ीसा में किया गया था। कौन से ईयर में किया गया था दोस्तों? तो 1988 में किया गया था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलरली वुमेन्स, अब यहाँ पे वुमेन्स बहुत ज्यादा मात्रा में आती है और यहाँ पे वुमेन्स का बहुत बड़ा सहारा मिलता है। ठीक है भाई, एम्ब्रेसिंग ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कट डाउन, और यहाँ पे पेड़ों को ना काटा जाए इसके लिए पूरा चिपको मूवमेंट यहाँ पे किया जाता है। रीजन की अगर हम लोग बात करते हैं, द चिपको मूवमेंट डिड इंस्पायर कम्युनिटी ड्रिवन एफॉरेस्टेशन कैंपेन। कहीं ना कहीं कम्युनिटी को यहाँ पे ड्रिवन तो किया गया था कि यहाँ पे एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, बट प्राइमरी एम वाज टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन तो सेकेंडरी मैटर हो गया, मगर पहला जो यहाँ पे मेन एम था वो था यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को किसी भी तरीके से रोकना है, rather than focusing specifically on indigenous species for the afforestation। और इंडिजीनियस स्पीसीज ये सब सेकेंडरी मैटर हो गया, एफॉरेस्टेशन सेकेंडरी मैटर हो गया। पहला मैटर जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन को किस तरीके से यहाँ पे रोक सकते हैं, और इसके लिए पूरा मूवमेंट जो चलाया गया था दैट इज नोन एज चिपको मूवमेंट। ठीक है भाई, चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों को ये कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हु अमंग द फॉलोइंग सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। ये किसने शब्द कहे कि जो प्रिंटिंग है वो अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का, और ये कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट वन गिफ्ट भी माना जा सकता है गॉड का? क्या मार्टिन लूथर ने कहा, क्या गांधी जी ने कहा, यहाँ पे जॉहन गुटनबर्ग ने कहा, या राज सुंदरी देवी ने कहा? ठीक है भाई, चलिए इन सबका कंट्रीब्यूशन हम लोगों को हिस्ट्री में तो याद ही है, और हिस्ट्री में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अनोखा था। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मार्टिन लूथर की। तो यहाँ पे आरसीसी रोमन कैथोलिक चर्च से ये हट के अपना प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चलाते हैं। ठीक है, एक चर्च था जो कि था विटनबर्ग में, वहां पे ये लोगों को चैलेंज करते हैं कि मैंने जो 95 थीसिस लिखी है बाइबल की, उस पे कोई चर्चा करना चाहता है तो वो आ जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्टिन लूथर जूनियर का क्या कंट्रीब्यूशन था भाई, या मार्टिन लूथर का क्या कंट्रीब्यूशन था? तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो है वो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो रोमन कैथोलिक सिस्टम में और दूसरा प्रोटेस्टेंट जो है वो फॉलोअर्स बन जाते हैं। और ये बुलाता है चर्च विटनबर्ग पे, यहाँ पे 95 थीसिस के लिए वो चैलेंज करता है, बट उस चैलेंज को कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए नहीं आता। ठीक है भाई, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे अब गांधी जी की हम लोग बात करें तो गांधी जी का हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें हम लोग दो कंट्रीब्यूशन स्पेशली जानते हैं। पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह, इंडिगो रिवॉल्ट, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वर्कर, तो ये सारा कंट्रीब्यूशन जो है गांधी जी का रहा। और फाइनली गांधी जी के कारण ही यहाँ कहीं ना कहीं हमें आजादी भी मिलती है। ठीक है, इसलिए फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। ठीक है, जॉहन गुटनबर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट में रेवोल्यूशन लाने वाले जो थे वो जॉहन गुटनबर्ग थे। कौन थे दोस्तों? यहाँ पे जॉहन गुटनबर्ग थे। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे जॉहन गुटनबर्ग का स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। और राज सुंदरी देवी की हम लोग बात करें तो वुमेन्स पे जो एट्रोसिटीज होती है इससे रिलेटेड उनने यहाँ पे किताब लिखी जिसका नाम था अमर ज़बान। ये मेनली बंगाल की थी। ठीक है ना भाई, चलिए तो वुमेन्स पे एट्रोसिटीज होने वाली जो थी उसके बारे में लिखने का काम करती है राज सुंदरी देवी, जो कि बंगाल की थी। ठीक है भाई, चलिए तो अब यहाँ पे क्लियर तो हो गया दोस्तों हमें कि ये जो प्रिंटिंग जो अल्टीमेट गिफ्ट है वो जाहिर सी बात है जॉहन गुटनबर्ग ने ही कहा होगा, है ना भाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ इसके डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं। जॉहन गुटनबर्ग अराउंड 1440 इन्वेंटेड द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस इन जर्मनी। और जॉहन गुटनबर्ग ने पहली बार 1440 में मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस को यहाँ पे इनोवेट किया।
दिस इन्वेंशन रिवॉल्यूशनाइज्ड द प्रिंटिंग प्रोसेस, इसके कारण रेवोल्यूशन आ गया। मगर हम लोग को ये पता है कि चाइना में जो पहले सिस्टम चलता था, ठीक है ना, मतलब हैंडमेड प्रिंटिंग का जो सिस्टम चलता था वो बहुत ही यहाँ पे रिस्की हुआ करता था और इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था, ठीक है ना भाई। चलिए, बट धीरे धीरे करके यहाँ पे ये जर्मनी के ये जो जोहान गुटेनबर्ग ने एक सिस्टम स्टार्ट किया, उसके कारण पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन छिड़ गया, ठीक है। मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, अब यहाँ पे बुक जो है बहुत ज्यादा एक्सेसिबल भी हो गई, अफोर्डेबल भी हो गई, क्योंकि इसको आसानी से अब खरीदा जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए, गुटेनबर्ग famously said printing is the ultimate gift of God and greatest one, highlighting the transformative पावर ऑफ प्रिंटिंग इन स्प्रेडिंग नॉलेज एंड आइडियाज, और नॉलेज और आइडियाज को स्प्रेड करने में बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पे बुक्स का, प्रिंट का। इसीलिए जॉन गुटेनबर्ग ने ये कहा था कि जो ये है अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का, ठीक है भाई। चलिए, तो नाम याद रखिएगा, जॉन गुटेनबर्ग, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, choose the correct option related to the founders of स्वराज पार्टी within the कांग्रेस। कांग्रेस में एक नई पार्टी बनती है 1923 में, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। किन लोगों ने मिलकर ये स्वराज पार्टी को यहाँ एस्टैब्लिश किया था, यह हमें बताना है। क्या वो सुभाष चंद्र बोस थे या जवाहरलाल नेहरू थे? क्या यहाँ पे वो आचार्य कृपलानी थे या जयप्रकाश नारायण थे? क्या वो CR दास थे या मोतीलाल नेहरू थे या महात्मा गांधी और सरदार पटेल थे? तो आपको पता है 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कहा कि मेरा यहाँ पे जो पूरा कॉपरेशन था वो इस तरीके से था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस तरीके से था कि यहाँ पे किसी भी तरीके का वायलेंस यूज नहीं होगा। बट चौरी चौरा जहाँ पे पुलिस स्टेशन में 23 पुलिसमैन को जला दिया जाता है, उसके बाद गांधी जी ने यहाँ पे क्विट मार दिया कि यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है खत्म होता है। इसी से यहाँ दुखी होके दो लीडर्स जो कि थे यहाँ पे CR दास, चित्तरंजन दास, और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू, जिनने की एक नई पार्टी बनाई 1923 में, जिसको बोलते हैं हम लोग स्वराज पार्टी, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं? स्वराज पार्टी। क्योंकि उस समय प्रोविंशियल इलेक्शन होने वाले थे और ये इलेक्शन होने वाले थे, इसलिए इन्हें कहा कि हमारे को कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी सिस्टम बनने वाले हैं ब्रिटिशर्स के, इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। इसीलिए यहाँ 1923 में बनाई गई दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के थ्रू स्वराज पार्टी, ठीक है भाई। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है भाई। द स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड इन 1923 विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय CR दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। द मेन एम ऑफ द पार्टी वाज टू डिमांड सेल्फ रूल। इनका मेनली डिमांड वहीं से शुरू हो गया था, सेल्फ रूल, मतलब कि हमें अपना पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें खुद का यहाँ पे रूल चलाना है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन मतलब सिस्टम के थ्रू, such as participating in the legislative council and using them to push for political reform। अब अगर हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ही जाके हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे पुश कर सकते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म को। तो इस तरीके से यहाँ पे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई दोस्तों यहाँ पे स्वराज पार्टी। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स from in dash from India and Southeast Asia traveled through Silk Route to other parts of the world। ठीक है, तो सिल्क रूट जो था उसमें यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान जाते थे, उसमें से कौन कौन से सामान जाते थे ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है भाई। चलिए, तो मगर हम लोग सिल्क रूट की कहानी की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा रोड से कनेक्टेड था, मतलब थ्रू द चाइना, और यहाँ पे ये स्टार्ट होता है लगभग 2nd सेंचुरी से। 2nd सेंचुरी से लेके लगभग ये 15th सेंचुरी तक के एक्टिव रहता है, क्योंकि इसके बाद चाइना जो है कट ऑफ कर लेता है यूरोपियन नेशन से, क्योंकि आप लोगों को एक कहानी पता होगा बायोलॉजिकल वॉरफेयर के, ठीक है। तो यहाँ पे इस डर के कारण चाइना के लोगों ने यहाँ पे पूरी तरीके यूरोपियन से कट ऑफ कर लिया था, ठीक है। तो 2nd सेंचुरी से लेके लगभग 15th सेंचुरी तक के एक्टिव जो रूट रहता है उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे सिल्क रोड, ठीक है। तो क्या उससे गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट जाते थे, क्लोथ एंड स्पाइसेस जाते थे, यहाँ पे ग्रेन्स और पल्सेस जाती थी, या आयरन और अदर मेटल्स जाते थे। आप लोगों को पता है कि स्पाइसेस जो हमारे यहाँ से पूरे वर्ल्ड में जाते थे, सबसे फेमस थे हम लोग यहाँ पे, और हमारे पास क्लोथ के लिए 2 ऑप्शन थे, एक तो कॉटन भी था और दूसरा हमारे पास जूट भी था, ठीक है भाई। तो सिल्क रूट से ये 2 चीजें जाती थी, क्लोथ एंड एज वेल एज द स्पाइसेस, ठीक है। Cloth and spices were among the most significant items that traveled from India and Southeast Asia। तो इंडिया और साउथ एशिया से 2 मेन चीजें जाती थी, जो कि इसमें थी क्लोथ और दूसरी थी स्पाइसेस। द सिल्क रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द सिल्क रूट अ नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट। अब ये सिल्क रूट था क्या? ये नेटवर्क था ट्रेड रूट्स का, ठीक है भाई।
रोडवेज की बात हो रही है, ठीक है। फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कल्चर एंड आइडियाज। अब यहाँ पे इनमें गुड्स के साथ और क्या क्या एक्सचेंज होता था, तो कल्चर भी एक्सचेंज होता था, दूसरा यहाँ पे दोस्तों आइडियाज भी शेयर होते थे। एशिया एंड द मिडिल ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया एंड यूरोप विद टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस बीइंग सम ऑफ द की कमोडिटीज रिलेटेड। और यहाँ पे टेक्सटाइल और स्पाइसेस जो थे मेनली की कमोडिटीज थे जिसमें एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे किया जाता था दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए, तो सिल्क रूट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए, अब ये हिस्ट्री का सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया गया है और आपसे क्वेश्चन को बोला गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको यहाँ पे जमाना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है भाई। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, याद होगा आप लोगों को, जुलाई 1789, ठीक है भाई। चलिए, नेपोलियन इन्वेशन टू इटली, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो 1861 में होता है। वियना की वियना की जो पीस ट्रीटी है वो होती है 1815 में, बैटल ऑफ वाटरलू में, ठीक है भाई। चलिए, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 1797 में ये इन्वेशन होता है नेपोलियन का इटली पे, ठीक है भाई। अगर इस तरीके से हम लोग आंसर देखेंगे तो यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा और फिर यहाँ पे थर्ड आएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होना चाहिए। अपन लोगों ने ईयर भी लिख लिया ताकि एग्जाम में हम लोगों को और अच्छे से जस्टिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे ए, ठीक है भाई। चलिए, ए ऑप्शन सही है। फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद फोर्थ आएगा और फोर्थ के बाद क्या है दोस्तों यहाँ पे थर्ड आएगा, ठीक है भाई। चलिए, इसके डिस्क्रिप्शन की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेपोलियन इन्वेशन ऑफ इटली 1796 और 1797 में नेपोलियन जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेड करता है इटली में। नेपोलियन बोनापार्ट इन्वेडेड इटली ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर में यहाँ पे नेपोलियन जो है इटली पे क्या करता है, इन्वेड करता है, ठीक है भाई। चलिए, कहानी को आप लोगों को अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है भाई। चलिए, ध्यान से समझिएगा। 1789 में यहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, ठीक है भाई। सेकंड नंबर पे अगर हम लोग बात करें तो नंबर 2 यहां पे 1790 में मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर जो है वो जैकोबिन क्लब बनाता है, ठीक है भाई। चलिए, नंबर 3 1791 और 1792 जो है हम लोग पूरा डेडिकेट कर देते हैं दोस्तों नेशनल असेंबली के लिए, ठीक है भाई। 1793 जो समय था वो था रेन ऑफ टेरर का, याद होगा आप लोगों को। और रेन ऑफ टेरर में 1793 से लेकर 1794 के बीच में ये रेन ऑफ टेरर चलता रहा और यहाँ पे सिस्टम लाया गया गिलोटीन सिस्टम, मतलब बी हेडेड सिस्टम। और वो लाने वाला कौन था दोस्तों, आप लोगों को पता है, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर है, ठीक है भाई। चलिए, इसके बाद जैसे मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर को ही गिलोटीन कर दिया जाता है और यहाँ पे 1792 के बाद फ्रांस का जो राजा था लुई 16 और उसकी वाइफ मैरी एंटोनिएट को गिलोटीन कर दिया जाता, तो अब यहाँ पे चलाने वाला कोई बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टरी रूल को स्टार्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है भाई। तो 1794 के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी रूल आती है, बट डायरेक्टरी रूल भी ज़्यादा दिनों तक के काम नहीं कर पाती है। उसके बाद 1799 में कॉन्सुलेट सिस्टम लेके आता है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है भाई। और 1799 से लेके 1815 तक के पूरा सिस्टम जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में रहता है। एक मिडिल क्लास का बंदा यहाँ पे प्रेसिडेंट बनता है और यहाँ पे पूरी तरीके से रूल करता है फ्रांस में, ठीक है। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी आपसे और पूछी जा सकती है, ठीक है भाई। चलिए, तो ये याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको काम आएगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्त। बोलता है ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। तो अब ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी भाई यहाँ पे, तो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू के बाद ट्रीटी ऑफ वियना होती है, ठीक है भाई। इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है जो याद करनी है हम लोगों को। बॉर्बन डायनेस्टी रीस्टोर इट्स पावर, बॉर्बन डायनेस्टी जो है रीस्टोर करेगी पावर को। फ्रांस ने जितने भी अभी तक के अटैक किए थे, जितने भी इन्वेशन किए थे, उन सबको वो फ्री करेगी। दूसरा, फ्रांस खुद की अपनी एक बाउंड्री सेटअप यहाँ पे करेगी। तो ये 3 बातें ट्रीटी ऑफ वियना में हम लोगों को याद करनी होती है, ठीक है। आफ्टर नेपोलियन डिफीट द वियना कांग्रेस वाज हेल्ड टू रिस्टोर द प्री नेपोलियनिक ऑर्डर इन यूरोप, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, इसके बाद फ्रांस में स्टार्ट होता है कंजर्वेटिव सिस्टम, और ये कंजर्वेटिव सिस्टम लाने का काम करता है यहाँ पे, नाम क्या था भाई उसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक
ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और यहां पे 4 नेशन जिसको हम लोग नाम से जानते हैं दोस्तों पर्ब नेशन। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पर्ब नेशन। ठीक है, पी का मतलब हो गया दोस्तों यहां पे प्रूशिया, ए का मतलब हो गया दोस्तों यहां पे ऑस्ट्रिया, आर का मतलब हो गया दोस्तों यहां पे रशिया, और बी का मतलब हो गया ब्रिटेन। इन चारों ने मिलकर बैटल ऑफ वाटरलू में हराया नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, और तब जाके होती है यहां पे ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों यहां पे पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है भाई, चलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो 1789 से लेकर 1799 लगभग 10 सालों तक का चलता रहा। फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रीसीडेड नेपोलियन राइज टू पावर एंड लेड टू द मेजर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस इन फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस में जो भी पॉलिटिकल और यहाँ पे सोशल चेंज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस कारण से होते हैं? तो वो नेपोलियन बोनापार्ट के कारण होते हैं। और यहाँ पे हट जाता है लुइस 16। लास्ट यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करते हैं जो कि यहाँ पे 1861 में होता है। इटली उस समय पे 7 अलग अलग भागों में यहाँ पे डिवाइडेड था। ठीक है भाई, इटली वाज यूनिफाइड आफ्टर ए सीरीज ऑफ वॉर्स एंड पॉलिटिकल एक्शन। बहुत सारे वॉर्स और पॉलिटिकल एक्शंस के बाद जो है यूनाइट होता है यहाँ पे इटली। की फिगर्स लाइक द गैरिबाल्डी एंड द केवोर। ठीक है, तो यहाँ पे गिजिपी गैरिबाल्डी, गिजिपी मजीनी और काउंट कैमिलो डी केवोर की मदद से यहाँ पे इटली को यूनिफाई किया जाता है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए तो ये कहानी हम लोगों ने हिस्ट्री की पढ़ी पूरी और क्रोनोलॉजी भी याद कर ली हम लोगों ने। चलिए एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने अब, कहता है दर्शन और रीजन हम लोगों को बताना है। देखो बैंक से ही दिमाग में आ जाता है कि भाई बैंक का क्वेश्चन मतलब कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। बैंक आर नॉट रेडी टू लेंड मनी टू सर्टेन बोरोवर्स। बैंक सभी को लोन देने के लिए तैयार नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि फॉर्मल सेक्टर का सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि यहाँ पे अगर केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल है, मतलब आपकी क्राइटेरिया अगर सारी की सारी फुलफिल है तो ही जाके आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे लोन मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए हम जैसे आम नागरिक अगर लोन लेने जाएंगे तो हमें क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा ये भी तो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दोस्त ये है कि आपको केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल करने होंगे, मतलब नो योर कस्टमर। ठीक है, दूसरा आपका सिबिल स्कोर जो है वो यहाँ पे लगभग 750 प्लस होना चाहिए। सिबिल का मतलब होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये सिबिल स्कोर के तौर पे ये एक बेस होता है जो बताता है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बैंक जो कि यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में आता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करता है, आरबीआई के अंडर में काम करता है, तो वो सभी को लोन नहीं दे सकता। उसकी केवाईसी फुलफिल हो जाए, उसका सिबिल स्कोर फुलफिल हो जाए, तभी जाके यहाँ पे लोन उसको यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए सम पीपल डू नॉट हैव कोलेट्रल, और जाहिर सी बात है कोलेट्रल अगर रखोगे तभी तो वो लोन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मान लेते हैं 10 लाख का लोन चाहिए। ठीक है भाई, मैंने ओरिजिनल जो घर के पेपर है वो रख दिया, बट बैंक मुझे पूरा 10 लाख का लोन नहीं देगी और बैंक ने मुझे लोन दिया लगभग 8,50,000 रुपए का। ठीक है, तो ये जो कम हुआ ये 1,50,000 कहलाता है दोस्तों यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्योंकि भरोसा नहीं है कि आप ये लोन डुबा दो, तो ये लोन अगर डूब जाता है तो इसको कहते हैं एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है भाई, कहानी यहां तक के क्लियर? चलिए, तो बैंक हर किसी को लोन यहां नहीं दे सकता और अगर कोलेटरल नहीं रख सकते हो तो बैंक यहां पे लोन आपको नहीं देने वाला। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि ए और आर दोनों ही सही है। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, या ए और आर दोनों ही सही है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है किसका? ए का। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, बट यहाँ पे देखा जाए कि जो बैंक है वो सबको लोन नहीं देगा और जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही दिया है कि जिसके पास कोलेटरल नहीं होगा उसको तो लोन देगा ही नहीं। तो दोनों ही बात जो है बिल्कुल यहाँ पे सही कही गई है। ठीक है भाई, चलिए इसको समझते हैं एक बार हम लोग। बैंक ऑफ्टन हेजिटेट टू लेंड मनी टू सर्टेन बोरोवर ड्यू टू रिस्क इन्वॉल्व। मैंने अभी कहा ना कि बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होने के कारण यहाँ पे बैंक सभी को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। सच एज द बोरोवर्स इनएबिलिटी टू रीपे द लोन, अगर वो रीपे ही नहीं कर पाएगा तो कैसे उसको लोन दे दिया जाएगा? और अगर रीपे नहीं कर पाएगा मतलब बैंक का पैसा डूब गया, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स।
दूसरा रीजन बोलता है द लैक ऑफ कोलेटरल इज अ सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई सम इंडिविजुअल और बोरोवर आर नॉट एबल टू सिक्योर लोन्स फ्रॉम बैंक्स। कोलेटरल ना रखने के कारण बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लोन ही प्रोवाइड नहीं होता। कोलेटरल एक्ट एज सिक्योरिटी फॉर द लोन। कोलेटरल एक तरीके की सिक्योरिटी होती है लोन के लिए, ठीक है। एक तरीके से हम लोग ये बोले कि हम लोग ने गिरवी रखा कुछ और उसके बदले में आपको लोन मिला है, ठीक है। एंड विदाउट इट बैंक माइट कंसीडर द लोन टू रिस्की, ठीक है। इसीलिए बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें लोन देना बड़ा रिस्क का काम यहाँ पे होता है, इसीलिए इतने सारे पेपर वर्क जो है वो होता है। प्राइवेट बैंक दे देता, मगर यहाँ गवर्नमेंट बैंक आपको बिना नॉर्म्स को फुलफिल करे नहीं दे सकता लोन, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस डज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। किस बेसिस पे यूएनडीपी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को यहाँ पे छापता है भाई, ठीक है भाई। चलिए तो किस बेसिस पे छापता है, पहले तो हम लोग ये देख लें नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी होती है, ठीक है भाई। चलिए तो टोटल मिला के 189 कंट्रीज का HDR रिपोर्ट बनता है। HDR रिपोर्ट इज ऑल अबाउट HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट होती है उसको बोला जाता है HDR। इसको प्रिंट करने का काम जो है किसके अंडर में होता है, तो UNDP के अंडर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रैंक की बात करते हैं तो जिसका सबसे कम नंबर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की 0-1 है, मतलब कि फर्स्ट रैंक है, तो वो सबसे अच्छा माना जाएगा। मगर वो किस बेसिस पे अच्छा माना जाएगा, तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया होंगे, ठीक है। पहला, उसका हेल्थ का सिस्टम अच्छा हो, दूसरा उसका एजुकेशन का सिस्टम अच्छा हो, और तीसरा अगर मान लेते हैं उसका पर कैपिटा इनकम का सिस्टम अच्छा हो। तो तीनों को मिला के यहाँ पे HDI की रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं HDR, और यहाँ किसके अंडर में काम होता है, तो UNDP के अंडर में काम होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग आने के कारण यह हट गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आने के कारण यह हट गया, ठीक है। हेल्थ तो सही दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम तीनों ही सही दिए गए हैं, इसको देखने की अब जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना भाई। चलिए तो अब हम लोगों को क्लियर हो गया है कि आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आंसर होगा सर हमारा बी, ठीक है भाई। चलिए तो आंसर हमारा क्लियर है, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे छापी जाती है, विच इज कैलकुलेटेड ऑन द 3 की डायमेंशंस। वो 3 की डायमेंशंस क्या है, सबसे पहला एजुकेशन, मेजर्ड बाय द मींस ईयर ऑफ स्कूलिंग। एजुकेशन का मतलब लगभग कितने लोग आज स्कूल जा रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे एजुकेशन मान रहे हैं, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और लगभग कितने सालों तक के वो स्कूलिंग को कंटिन्यू रखते हैं। हेल्थ की बात करें, मेजर्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कि बर्थ के बाद वो कितने दिनों तक के जिंदा रहता है या सरवाइव कर पाता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है भाई, मतलब हेल्थ। पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो हमारी जो भी नेशनल इनकम होती है उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से, तो जो हमारे पास आता है उसको बोलते हैं हम लोग पर कैपिटा इनकम। ये शो करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, ठीक है भाई। मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम GNI, पर कैपिटा एडजस्टेड फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी, और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कहीं ना कहीं शो करती है परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब खरीदने की कितनी ताकत है हमारे पास। इंडिया के पास लगभग खरीदने की ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए PPP के बेसिस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे इंडिया आज 3rd नंबर पे है, ठीक है भाई। चलिए कहानी यहाँ तक के क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कौन सा यहाँ पे सही बताता है सिस्टम जो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है भाई। चलिए तो आप लोगों को कहानी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर हो जानी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कब आया, ठीक है भाई। चलिए तो ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आता है जुलाई 1991 में। इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से, ठीक है भाई। चलिए दूसरी बात, तीसरी बड़ी बात, उस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, ठीक है भाई। इनके जोड़ी ने इंडिया को बचा लिया, क्यों, क्योंकि इंडिया पे लगभग $7 बिलियन का लोन हो चुका था, ठीक है भाई। अब ये $7 बिलियन का लोन कैसे चुकाया जाए, तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी चल रही थी जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइसेंस राज,
इस लाइसेंस राज की पॉलिसी को पूरी तरीके से खत्म करने की बात करी गई। क्यों? क्योंकि इसमें सारा पावर जो है वो किसके हाथ में आ गया था? पब्लिक सेक्टर के हाथ में आ गया था। ठीक है, अब इतना हैवी डेप्ट हो गया तो यहाँ पे हम लोगों को दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है एडवाइस देते हैं, और वो दोनों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है दोस्तों? तो IMF और IBRD। IBRD इज कॉमनली नोन एज वर्ल्ड बैंक। अब यहां पे जो नया कॉन्सेप्ट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा। चलिए, जो नया कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तीनों को मिला के हम लोग कहते हैं दोस्तों यहां पे LPG पॉलिसी। और इसी LPG पॉलिसी के कारण आज इंडिया जो है आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। विथ $3.75 ट्रिलियन। ठीक है भाई, चलिए, तो ये कहानी हम लोगों ने पूरी समझी कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जितने भी ट्रेड बैरियर्स है उन सबको रिमूव करना, जितनी भी अगल बगल वाली कंट्री है, नेबरिंग कंट्रीज है, उन सब को यहाँ पे जोड़ लेना। वी आर हैविंग अ गुड रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है भाई, चलिए, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ टैक्स बैरियर ऑन ट्रेड, प्रोवाइडिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज और टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज। लगभग ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं लगभग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें क्या करना है? दूसरी कंट्रियों से काफी अच्छे से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो बट यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री जो है वो यहाँ लिखी हुई है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में आपको काम आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए, तो आंसर पे हम लोग जाते हैं दोस्तों। तो बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? हम लोग यहाँ पे देखें, प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज। ठीक है भाई, चलिए, तो ग्लोबलाइजेशन को एक बार समझ लेते हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखना है? ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस। तो इंटरकनेक्ट करना और इंटरडिपेंडेंट हो जाता, मतलब कि हम लोग अगर रॉ मटेरियल के किसी पे डिपेंडेंट है तो वो हमारे से फिनिश गुड्स ले ले। ठीक है, अमंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। वो किस तरीके से हमसे जुड़ेगा? तो वो ट्रेड के लिए जुड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट के लिए जुड़ेगा, वो कल्चर एक्सचेंज करेगा और वो टेक्नोलॉजी भी हमसे एक्सचेंज करेगा एंड आइडियाज। इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज, और ये कहीं ना कहीं नेशनल इकोनॉमी को क्या करता है? इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। ओके, इन द ग्लोबल इकोनॉमी फैसिलिटेटेड बाय एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड लिबरलाइजेशन। अब ये इससे फायदा क्या क्या होगा? तो कम्युनिकेशन में फायदा होगा, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में आज बात कर रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में आज ट्रेड कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे रूल्स जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, मतलब लिबरलाइज हो जाएंगे। वाइल द अदर ऑप्शंस आर एस्पेक्ट और आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन इज द रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। और सबसे अच्छा ऑप्शन ये था कि हम लोग बाकी जो कंट्रीज है उनसे बहुत तेजी से बेहतर तरीके से जुड़ते चले जाए। ठीक है, यहाँ पे तो स्टेटमेंट दी गई है, असर्शन और रीजन दिया गया है, देखते हैं हम लोग। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। अगर इंडिया में, इंडिया की डेमोग्राफी एरिया में या डेमोक्रेटिक जो एरिया है उसके अंदर अगर रुपीज दिया जा रहा है तो कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता। पहली बात, इन इंडिया द रुपीज ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अरे स्टेट गवर्नमेंट कहां से ऑथराइज करने लग गई भाई रुपीज को? ठीक है भाई, चलिए, तो आर जो है गलत दिया गया है, जो ए दिया गया है वो सही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन नेशनल रुपी को लाने का काम आरबीआई का होता है। उसमें से भी ₹1 का नोट जो है आरबीआई नहीं छापता, उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है और उस पर जो साइन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। बाकी सारी डिनोमिनेशन को मिंट करने का काम जो होता है, प्रिंट करने का काम जो होता है वो आरबीआई को दिया जाता है पूरी तरीके से। ठीक है भाई, चलिए, तो कहानी यहाँ पे क्लियर। ओके, आगे बढ़े। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। कोई भी रुपीज को लेने से मना नहीं कर सकता। इट्स ट्रू बिकॉज द इंडियन रुपीज लीगली टेंडर ऑफ द कंट्री, और ये हमारे लिए लीगल टेंडर है। ठीक है, ऑथराइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज पर लॉ, पेमेंट मेड इन रुपीज मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर एनी ट्रांजेक्शन। इसीलिए इंडियन नेशनल रुपी को आप एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात, इन इंडिया द रुपीज ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत दिया गया है स्टेटमेंट। टू इश्यू द करेंसी इन इंडिया लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज रेगुलेटेड बाय द
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको लाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द स्टेट बैंक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, बोलता है रीड द फॉलोइंग सिचुएशन रिगार्डिंग क्रेडिट एंड आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ क्रेडिट। क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है यहाँ क्रेडिट के वो बताना है। तो यहाँ पे सलीम की एक कहानी दी गई है। सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बिजनेस के लिए उसके कहीं से पैसे मिल जाता है ताकि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन यहाँ पे कर सके। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस। क्रेडिट हेल्प करता है उसको ऑनगोइंग एक्सपेंसेस के लिए एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। ठीक है, तो क्रेडिट से उसके पास पैसा आया और वो प्रोडक्शन टाइम पे कर पाया, सामान बेच पाया और उसके पास अच्छा खासा पैसा आ गया। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ? द बर्डन ऑफ क्रेडिट विल इंक्रीज ऑन सलीम। क्या यहाँ पे सलीम पे क्रेडिट का बर्डन बढ़ गया? सलीम इनकम विल इंक्रीज। क्या सलीम की अब इनकम बढ़ जाएगी? क्यों? क्योंकि उसने सामान बनाया, बेच दिया, बेचने से क्या प्रॉफिट आएगा और उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो इंटरेस्ट के साथ जो पैसा चुकाना होगा वो दे देगा। द प्रोडक्शन विल डिक्रीज। इसके कारण प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। सलीम में गेट स्टक इन डेब्ट ट्रैप। ये सलीम पूरी तरीके से फंस जाएगा। अब यहाँ से ये बैंक से अच्छा खासा लोन लेगा तो फंसेगा कैसे? ठीक है, मतलब सलीम की जो है इनकम अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई है। ठीक है भाई, चलिए मतलब कि सलीम को बहुत फायदा हुआ यहाँ पे। इन द गिवन सिनारियो सलीम यूजेस क्रेडिट टू मीट हिज वर्किंग कैपिटल नीड्स। अब यहाँ पे सलीम ने जो क्रेडिट लिया वो वर्किंग कैपिटल की नीड्स को फुलफिल करने के लिए लिया। अनेबलिंग हिम टू मैनेज ऑनगोइंग प्रोडक्शन एक्सपेंसेस एंड कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। और उसका जो प्रोडक्शन चल रहा था उसको टाइमली करने के लिए उसने क्रेडिट लिया था। मतलब फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगा, बेचेगा तो उसके पास अच्छा खासा पैसा आएगा। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्शन एंड टाइमली सेल्स। इसके कारण प्रोडक्शन टाइम पे हुआ, सेल्स भी टाइम पे हो गई, मतलब पेमेंट भी टाइमिंग पे हो जाएगी दोस्तों। विच कैन लीड टू एन इंक्रीज इन सलीम्स इनकम। वाइल credit has potential risk, the positive impact in this case is facilitation of production and a boost to income। तो यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है सलीम को और प्रोडक्शन टाइम पे होता है, इसके कारण उसके पास पैसा अच्छा खासा आता है और सलीम की इनकम जो है दोस्तों यहाँ पे बढ़ती है। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे एक फोटोग्राफ दी गई है। इस फोटोग्राफ को देख के हमें बताना है कि ये कौन से सेक्टर को बिलोंग करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे एक महिला है जो कि ये क्लोथ बेच रही है। ठीक है, तो अब ये पिक्चर में कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर या तो क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक है भाई, चलिए प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो जनरली रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। यही रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्सेज पे जहां काम होता है उस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, या तो हम लोग मैकेनाइज सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं। तीसरा वो सेक्टर होता है जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर या तो हम लोग कहते हैं दोस्तों टर्शरी सेक्टर। ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ठीक है भाई, चलिए जहां पे फिनिश प्रोडक्ट को बेचा जाता है उसको भी हम लोग टर्शरी सेक्टर कहते हैं। क्वाटरनरी सेक्टर वो सेक्टर हो गया जहां पे स्किल्स, टेक्नोलॉजी और नॉलेज का लेन देन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाटरनरी सेक्टर। तो यहाँ जो महिला दिख रही है ये सामान बेचते हुए ये मेनली फिनिश गुड को बेच रही है, इसलिए कौन सा सेक्टर होगा दोस्तों? टर्शरी सेक्टर होगा। ठीक है भाई, चलिए तीनों सेक्टर को एक बार फिर से हम समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग, फिशिंग एंड माइनिंग, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि इंक्लूड्स करता है भाई क्या, किस किस चीज को? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल को। ठीक है भाई, टर्शरी सेक्टर वो होता है जो टीचिंग, हेल्थ केयर और रिटेल, मतलब सर्विस देने का काम करता है। क्वाटरनरी सेक्टर वो होता है जो नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज होता है, जैसे कि आईटी, जैसे कि रिसर्च, ये सब चीजें किस में आती है दोस्तों? तो वो आती है क्वाटरनरी सेक्टर में। ठीक है भाई, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटिकल साइंस का। रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से सही ऑप्शन बताना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी का है। इक्वालिटी बिफोर लॉ डेमोक्रेसी का है। डिग्निटी ऑफ अ पर्सन यहाँ पे डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। मेजॉरिटी रूल, भैया मेजॉरिटेरियनिज्म तो चाहिए ही नहीं ना हमें, वो तो श्रीलंका में चला गया, तो हमारे लिए तो 1 2 3 सही है, मगर फोर्थ जो है दोस्त यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे 1 2 3 आर करेक्ट एंड फोर्थ इज रॉन्ग। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी में। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अ फंडामेंटल फीचर दैट एंश्योर्स द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है लोगों के द्वारा चुनी गई है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब सभी लोगों को यहाँ पे इक्वल ट्रीट करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी भी बेस पे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। डेमोक्रेसी रेस्पेक्ट एंड अपलोड्स द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करती है, यहाँ कहीं ना कहीं डिग्निटी
और यहाँ पे राइट्स की बात होती है इंडिविजुअल की। वाइल मेजॉरिटी रूल ऑफ्टन डिटरमाइंस डिसीजन इन ए डेमोक्रेसी, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स इन इटसेल्फ, ठीक है, ये किसी भी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है डेमोक्रेसी का, ठीक है भाई। डेमोक्रेसी ऑल्सो एम्फसाइजेस प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी को भी यहाँ पे हम लोग सपोर्ट करते हैं, मगर मेजॉरिटेरियनिज्म में माइनॉरिटी का जो नीड्स है, जो डिजायर्स है, उन सबको खत्म किया जाता है। एंड डज नॉट सोनली ऑपरेट ऑन मेजॉरिटी डोमिनेंस, और यहाँ पे माइनॉरिटी को हम लोग सपोर्ट करते हैं इन केस ऑफ, कौन सा केस होता है दोस्तों, वो डेमोक्रेसी का केस होता है। In which of the following region was women representation the highest in their respective national parliament? 2018 के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे किसको ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलता है, कौन सी कंट्रीज में, नॉर्डिक कंट्रीज में, अमेरिका में, यूरोप में या एशिया में? हम लोगों को पता है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती है, नॉर्डिक कंट्रीज होती है, वहां ज्यादा पार्टिसिपेशन है फीमेल्स का आज भी, ठीक है, कहां पे, पार्लियामेंट में। तो आंसर होगा दोस्तों नॉर्डिक कंट्रीज। हम लोग अब नॉर्डिक कंट्रीज के नाम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इन 2018 द नॉर्डिक कंट्रीज इंक्लूडिंग स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन देयर रिस्पेक्टिव नेशनल पार्लियामेंट। नेशनल पार्लियामेंट में ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से भी जानी जाती है, इनका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहा है वुमेन्स का। These countries are known for their progressive policies promoting gender equality, और कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी की बात ज्यादा प्रमोट करती है फीमेल्स, एंड देयर पार्लियामेंट ऑफ्टन इंक्लूड अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन्स, और यहाँ पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन जो है वुमेन्स के पार्टिसिपेशन का है। This trend reflects their commitment to inclusivity and balanced gender representation in governance, और गवर्नेंस में आज पूरी तरीके से बैलेंस सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पार्लियामेंट में मेल और फीमेल लगभग बराबर है, या पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है दोस्तों यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ टू पार्टी सिस्टम। अरे भैया इनमें से बताना है कि टू पार्टी सिस्टम किस कंट्री में है। चाइना में है, पाकिस्तान में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, या फ्रांस में है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि चाइना में तो क्या है भाई, सिंगल पार्टी सिस्टम है। पाकिस्तान में भी जो है वो यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और याद करो यूनाइटेड किंगडम में दोनों ही जगह पे टू पार्टी सिस्टम है ना भाई। चलिए तो याद करने का तरीका क्या है दोस्तों, हम लोगों को ये भी तो सीखना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलिए तो यूएसए में टू पार्टी सिस्टम है और यूके में भी टू पार्टी सिस्टम है भाई, ठीक है। चलिए तो याद करने का तरीका क्या है भाई कि यूएसए में सबसे अच्छे हैं डॉक्टर्स, ठीक है, और वो यूके में जाके लेते हैं कैश लीव। क्या लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, कैश लीव, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे डी का मतलब क्या है दोस्तों, तो डी का मतलब है डेमोक्रेटिक, और आर का मतलब है यहाँ पे रिपब्लिक। इसके अलावा भी पार्टीज होती है बट वो यहाँ पे पावरफुल नहीं रहती, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद हम लोग जब यूके पे आते हैं तो यहां पे होती है कंजर्वेटिव, एंड दूसरी जो पार्टी है उसको हम लोग कहते हैं लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी जो है वो काम कर रही है दोस्तों यहाँ पे यूके में, और यहाँ यूएसए में काम करे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है भाई। तो आपको आंसर तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर हो गया होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा, है ना भाई। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही है, बहुत स्मूथली हम लोग चीजों को समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्लियर हो गया। The United States of America has a two-party system dominated by the Democratic Party, ठीक है, वहां डोमिनेट कौन कर रहा है भैया, डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड दूसरी जो है वो है रिपब्लिक पार्टी। वाइल अदर स्मॉलर पार्टीज एग्जिस्ट, यहाँ पे छोटी छोटी पार्टी जो है वो भी यहाँ एग्जिस्ट करती है। दे हैव लिमिटेड इन्फ्लुएंस इन नेशनल पॉलिटिक्स, बट यहाँ पे छोटी पार्टीज का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ही कम है। दिस सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिंग पावर बिटवीन द टू मेजर पार्टीज इन गवर्नेंस, और यहाँ पे अल्टरनेटिंग पावर्स जो है वो या तो किसके पास होंगे, डेमोक्रेटिक के पास होंगे या तो रिपब्लिक के पास होंगे। चाइना की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है, और फ्रांस में भी जो है यहाँ पे दोस्तों मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है जो कि असर्शन और रीजन से रिलेटेड है। मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे काम ही नहीं कर सकते बिना पॉलिटिकल पार्टीज के। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल ओनली टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉट टुवर्ड्स द कंट्री। देखो भाई यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है वो गलत दिख रहा है यहाँ पे, है ना भाई। चलिए तो दोनों इंडिविजुअल जो स्टेटमेंट है वो सही है, मगर यहाँ पे जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है भाई। चलिए तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये समाप्त होता है, और ये कहानी लिखी हुई है पूरी। तो यहाँ पे असर्शन जो है वो सही क्यों है हम लोग पहले ये समझ लेते हैं।
ए एजर्शन जो है वो सही दिया गया, बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाइज ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। जाहिर सी बात है, इंडिया में भी 7 पॉलिटिकल पार्टीज है भाई जो कि नेशनल लेवल पे काम कर रही है। ठीक है भाई, कौन कौन सी है वो आप लोगों को पता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्स। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी की भी बात करते हैं हम लोग, है ना भाई। चलिए, तो इतनी सारी 7 नेशनल लेवल की पार्टीज है। तो यहाँ कहता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में काम कर रही है और यहाँ पे इलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, ताकि यहाँ पे अच्छा एक कंपटीशन जो है वो क्रिएट हो सके। रिप्रेजेंट डाइवर्स इंटरेस्ट, मगर यहाँ पे डाइवर्स इंटरेस्ट होता है एंड फॉर्म गवर्नमेंट। अब यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, वो उस तरीके से उस पार्टी को यहाँ पे वो चुनते हैं। विदाउट पॉलिटिकल पार्टी इट बिकम्स चैलेंजिंग टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो वहां पे चैलेंज नहीं होगा, चैलेंज नहीं होगा तो बेस्ट लीडर कैसे निकल के आएगा, बेस्ट पार्टी कैसे निकल के आएगी। तो कंपटीशन के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी उतने अच्छे लीडर्स मिलेंगे हमें। रीजन की अगर हम लोग बात करें, रीजन भी ट्रू है। इंडिविजुअली एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वुड ओनली फोकस ऑन देयर लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों के थ्रू वो इलेक्ट होकर आते हैं, इसीलिए वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो अपने एरिया में उनको फोकस करना ही पड़ेगा। लीडिंग टू अ लैक ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पे अगर वो कंट्री के लिए नहीं सोच रहे, अपने लोगों के लिए अच्छा सोच रहे, ये भी तो अच्छी बात है। अपने लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्री के लिए भी अच्छा हो जाएगा। However, it is not the correct explanation of assertion, but ये इसका assertion का correct explanation नहीं है। As the needs for political parties goes beyond just accountability, they ensure governance, policy formulation and ideological representation. But यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कंट्री के लिए वो नहीं सोच रहे बट लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, और ये हमारे लिए अच्छा है कि हर स्टेट एक वेलफेयर स्टेट की तरह यहाँ पे काम करता है। ठीक है भाई, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आज की जो हमारा 20 का दम का पूरा एक सेशन है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस बार इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, उससे एमसीक्यू ज्यादा आने वाले हैं। मे बी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है भाई, चलिए तो फोकस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और लगे रहिए। जब तक के एग्जाम नहीं होता तब तक के लड़ते रहिए, मुस्कुरा के पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पे थकना नहीं है, इसलिए मुस्कुराते रहना है। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।